13 अप्रैल 2023 प्रयागराज। समय दोपहर के करीब 11 बज रहे थे। सूरज की तपिश मानो अंगारे बरसा रही थी। प्रयागराज कोर्ट में अचानक हलचल बढ़ गई। काले कुर्ते और सिर पर साफा लपेटे अतीक अहमद आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहा था। भाई अशरफ भी साथ में ही था। रे ममा, अक्के कोर्ट के बाहर से भीतर तक हंगामा मच गया था। काले कोट वाले वकीलों की भीड़ परिसर में मौजूद थी। अतीक को देखा तो मानो वकीलों के मस्तिष्क पर क्रोध से भरी नसें फूटने लगी। अतीक को भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही थी। अरे बाबा, माफिया के लिए ऐसे शब्द कहे जा रहे थे जो 1.5 दशक पहले किसी की जुबान से गलती से भी निकल जाता तो उसे भरे बाजार नंगा कर गोलियों से भून दिया जाता। इधर अतीक अहमद चेहरे पर कुछ भी जाहिर किए बिना चुपचाप कोर्ट की ओर बढ़ रहा था। उसे अंदेशा तक नहीं था कि वह जिस जगह खड़ा है वहां से करीब 400 किलोमीटर दूर झांसी से उसके लिए जिंदगी की सबसे बुरी खबर आने वाली है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हम बाहर कर रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अरे बुढ़ू, प्रयागराज से करीब 7 घंटे का सफर तय करे तो उस शहर की पहाड़ियां दिखती है जहाँ एक भयानक खूनी खेल खेला गया। वह शहर है झांसी, जो 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसा है, जिस कारण बहुत सारे अपराधी झांसी की पहाड़ियों में पनाह लेते हैं। प्रयागराज से करीब 400 किलोमीटर दूर झांसी का बारीचा डैम वाला इलाका सिंचाई कर्मचारी अशोक बांध के एक छोर पर बने अपने सरकारी घर में आम दिनों की तरह बड़े इत्मीनान से बैठे थे। इसी सुनसान इलाके में अचानक गोलियों की तरतराहट गूंजने लगी। उसने देखा तो धूल की आंधी मानो बवंडर की तरह आसमान में छाई हुई है। बबूल की झाड़ियों से परिंदे फड़फड़ाते हुए उड़ने लगे। अशोक की बेचैनी भी बढ़ती जाती है। उसे आभास हो जाता है कि कुछ बड़ा हो चुका है, लेकिन क्या, इसका पता उसे बहुत देर बाद चलता है। अशोक के घर से कुछ ही दूर बारीचा डैम की तरफ जा रहा नहर का कच्चा पक्का रास्ता जहाँ यूपी एसटीएफ की टीमें दहाड़ रही थी। 50 दिन बाद उसे वह कामयाबी मिलती है जिसके लिए वह दिन रात खाक छान रही थी। जंगल की झाड़ियों के बीच बाइक नीचे गिरी है, 2 लाशें इधर उधर पड़ी है। आसपास लगे खून के छींटे भयानक कहानी बयां कर रहे थे। दोनों बॉडी के अंदर पित्तल की 9 mm की गोलियां घुसी हुई है। इनमें एक था माफिया अतीक अहमद का बेटा असद, दूजा उसका शूटर गुलाम। इधर पुलिस और एसटीएफ की गाड़ियों की तादाद उस वीराने में बढ़ती जा रही थी। झांसी के इस एनकाउंटर की खबर कुछ ही मिनटों में अक्के हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल जाती है। उधर प्रयागराज कोर्ट में रिमांड को लेकर सुनवाई चल रही थी। अतीक और उसका भाई अशरफ झांसी में जो कुछ हुआ इस बात से अनजान थे, लेकिन चंद मिनटों में कोर्ट में मौजूद वकीलों में कानाफूसी होने लगती है कि खबर आ रही है कि अतीक के बेटे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। और समय न लगा, अतीक को एनकाउंटर की भनक लग जाती है। मानो उस पर दर्द का पहाड़ टूट पड़ता है। डॉन अपना मत्था पकड़ लेता है, रोने लगता है, आंखों से समंदर बहने लगा। जिस बेटे को वह शेर कहता था और जो उसके नक्शे कदम पर चलकर बचपन से ही अपराध का पूरा क ख ग सीख चुका था, वह झांसी की मिट्टी में मिल चुका था। रे मामा, एनकाउंटर का ट्रेलर खत्म, अब पूरा पिक्चर शुरू। आतंक मचाने वाले असद अहमद का किस्सा ही खत्म कर दिया गया, लेकिन यूपी पुलिस की एसटीएफ के लिए यह टास्क उल्टू फटाक रिस्की था। हालांकि यूपी पुलिस पकड़ने तो गुड्डू मुस्लिम को गई थी, लेकिन 13 अप्रैल को दोपहर के वक्त यूपी पुलिस की गोली पर विधाता ने असद और गुलाम का नाम लिखवा दिया था। नियति भी आज एक रावण का दान करने खून से सिंची हुई कहानी लिख चुकी थी। अरे बाबा, यूपी पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर ने बताया था कि झांसी के पारीचा पावर प्लांट के पास गुड्डू मुस्लिम किसी सतीश पांडे नाम के बंदे के घर छिपा है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो गुड्डू मुस्लिम वहां से कल्टी मार लिया। इसी दौरान पुलिस को अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के छिपे होने की खबर मिली। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन शूट आउट असद। इधर यूपी पुलिस के एक और मुखबिर ने बताया कि
रात के अंधेरे में झांसी के चीर गांव में असद और गुलाम को देखा गया और वह वहीं मौजूद हो सकते हैं। इतनी रावस मुखबिरी के बाद डिप्टी एसपी विमल सिंह की टीम बड़गांव तथा पारीचाट पहुंच गई और अक्खे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। वहीं डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार भी अपनी टीम के साथ चिरगांव में असद और गुलाम की मूवमेंट पर नजर बनाए रखे थे। कस्बा चिरगांव में मौजूद पुलिस के मुखबिर ने एक ऐसी जानकारी दी जिसे सुनने के बाद यूपी एसटीएफ का हौसला मानो सातवें आसमान पर था। पुलिस के मुखबिर ने बताया कि अभी अभी काले रंग की बिना नंबर प्लेट की डिस्कवर बाइक पर असद और गुलाम दोनों पारीचा की ओर निकले हैं। इतना ही नहीं, मुखबिर ने यह भी बताया कि असद ने सफेद रंग का पठानी सूट पहना है और काली टोपी लगा रखी है, तो वहीं मोहम्मद गुलाम ने लोअर और डार्क ग्रीन कलर की हाफ टी शर्ट पहन रखी है और सिर पर रुमाल बांधा है। अगर तेजी दिखाई जाए तो पुलिस उन्हें पिछा कर दबोच सकती है। 13 अप्रैल 2023 घड़ी का काटा 11:13 पर पहुंच चुका था। इधर मिशन भी शुरू हो चुका था। जैसे ही यह सूचना डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार को मिली तो उन्होंने यह सूचना डिप्टी एसपी विमल सिंह तक पहुंचाई। सुबह करीब 11:30 बजे नवेंदु कुमार अपनी टीम के साथ चिरगांव से पारीचा की ओर रवाना हुए और जैसे ही वह अपनी टीम के साथ पारीचा बांध से करीब 100 मीटर दूर ही पहुंचे थे कि असद और गुलाम उसी हुलिये में जाते हुए नजर आए। पुलिस ने जैसे ही उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों ने बाइक की स्पीड और तेज कर दी और पुलिस से बचने के लिए पक्की सड़क से कच्ची सड़क पर बाइक को उतार दिया। लेकिन जैसे ही असद ने बाइक कच्ची सड़क पर उतारी तो उसका सामना डिप्टी एसपी विमल सिंह की टीम के साथ हुआ। इधर आगे विमल सिंह की टीम, पीछे नवेंदु कुमार की टीम, यानी पुलिस फोर्स के दो बड़े काफिले के बीच फंस चुका था असद और गुलाम। इधर असद ने पूरे डेयरिंग के साथ फिल्मी अंदाज में दोनों काफिले के बीच से अपनी बाइक निकाली, रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन करीब 1.5 मीटर आगे जाने के बाद असद की बाइक स्लिप हो गई और फिर बबूल के पेड़ से जाकर दोनों गैंगस्टर टकरा गए। गिरने के बावजूद असद सरेंडर करना नहीं चाहता था। उसने जमीन की आड़ में पुलिस फोर्स पर फायर कर डाला, जिसके बाद पुलिस वालों ने सेल्फ डिफेंस में बदमाशों की अंधाधुंध फायरिंग का जवाब दिया। जंगल के बीचों बीच कच्ची पगडंडी के पास दोनों शूटर और दर्जन भर पुलिस वालों के बीच जमकर गोलीबारी हुई। अक्खा इलाका अंधाधुंध बरसती गोलियों की आवाज से लाल हो गया। डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार ने एक फायर, डिप्टी एसपी विमल सिंह ने एक फायर, निरीक्षक अनिल सिंह ने एक फायर, निरीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह राय ने एक फायर, हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, सुनील कुमार, पंकज तिवारी और भूपेंद्र सिंह ने एक एक फायर किया और थोड़ी ही देर में बदमाशों की तरफ से फायरिंग बंद हो गई। असद गुलाम दोनों ही पुलिस की गोली का शिकार हो चुके थे। जब पुलिस वाले सावधानी के साथ उनके पास पहुंचे तो असद और गुलाम की सांसें चल रही थी, यानी उस वक्त दोनों ने दम नहीं तोड़ा था। इस एनकाउंटर के बाद एम्बुलेंस बुलाया गया और दोनों अपराधियों को अस्पताल लाया गया। वहीं इसके साथ ही झांसी के एसएसपी और एसटीएफ को इसकी सूचना दी गई। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों के साथ फोरेंसिक टीम भी पहुंची, जिसने मौके से गैंगस्टरों की पिस्टल, रिवॉल्वर, कोका, जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल को कब्जे में लिया और मौका वारदात को सुरक्षा घेरे में ले लिया। एक तरफ मौका वारदात पर जांच चल रही थी और उधर अस्पताल में असद और गुलाम की आखिरी सांसें। और थोड़ी ही देर में खबर आई कि दोनों माफियाओं ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। भाई लोग, असद के एनकाउंटर के बाद उसकी बॉडी को महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहाँ मेडिकल जांच में पाया गया कि उसके शरीर में 2 गोलियां घुसी हुई थी। एक गोली सीने में तो दूसरी गोली सीने और पेट के बीच में लगी थी। यह गोली फेफड़ों को फाड़ते हुए गले में घुस गई थी। असद की मौत फेफड़े के फटने से हुई है। वहीं गुलाम की पीठ में गोली लगी, वहां भी ढेर हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार इस एनकाउंटर में करीब 40 राउंड फायर किए गए थे। यहाँ बता दूं कि असद और गुलाम का एनकाउंटर करने वाली टीम में कुल 12 सदस्य थे। टीम में 2 डिप्टी एसपी, 2 कमांडो, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एसआई और 5 हेड कांस्टेबल शामिल थे। अब सुनो मामा, सबसे बड़ा सवाल कि उमेश बाल मर्डर के इतने दिनों तक असद कैसे बचता रहा, उसकी मदद किसने की? कई बार शायद पुलिस उस तक पहुंच गई, फिर आखिर अब एनकाउंटर क्यों? उमेश बाल हत्याकांड के बाद यूपी एसटीएफ ने 2 अप्रैल को अतीक अहमद के जीजा बोले तो अखलाक को मेरठ से गिरफ्तार किया था।
अखलाक को सुडरो को छिपाने और उसकी भागने में मदद करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों के मुताबिक उमेशपाल की हत्या करने के बाद अखलाक की मदद से ही असद वहां से भागने में कामयाब रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जावेद, खालिद और जिनास नाम के बदमाश को पकड़ा था। खालिद और जिनास ने पूछताछ में खुलासा किया था कि उन्होंने असद और गुलाम को पनाह दी थी। हत्याकांड के बाद असद और गुलाम कई दिनों तक दिल्ली में छिपे रहे। यही नहीं, दिल्ली से उसका एक साथी मेरठ गया, वहां से पैसा लेकर वापिस आया और दिल्ली में असद को दिया। अरे बाबा, एक बड़ा खुलासा हुआ कि जब उमेशपाल की हत्या की साजिश रची जा रही थी तब अतीक अहमद के भाई अशरफ और शूटर गुलाम नहीं चाहते थे कि इसमें असद को भी शामिल किया जाए। अतीक अहमद की जीत के कारण असद को इस हत्याकांड में शामिल किया गया और उससे गोली चलवाई गई। उमेशपाल की हत्या के बाद जब इसमें असद का नाम सामने आया था तो पत्नी शाइस्ता परवीन ने अतीक अहमद को फोन भी लगाया था। शाइस्ता ने इस हत्याकांड में असद को शामिल करने के लिए नाराजगी जताई थी। इस पर अतीक अहमद ने शाइस्ता को डांटते हुए कहा था कि असद की वजह से वह 18 साल बाद चैन की नींद सो पाया है। उमेशपाल की वजह से उसकी नींद हराम हो गई थी। असद शेर का बेटा है और उसने शेरों वाला काम किया है। हालांकि वह बात अलग है कि यूपी पुलिस ने उसी शेर के बेटे को मिट्टी में मिला दिया। इधर उमेशपाल हत्याकांड के बाद अतीक का बेटा असद अहमद 48 दिन तक कहाँ छिपा रहा, उसका पूरा ब्यौरा सामने आ चुका है रे। 24 फरवरी प्रयागराज में छिपा रहा, 26 फरवरी बाइक से कानपुर आया, 28 फरवरी बस से दिल्ली के आनंद विहार आया, 14 मार्च तक जामिया नगर और संगम विहार में छिपा रहा, 15 मार्च को दिल्ली से अजमेर भागा, 16 मार्च से 12 अप्रैल तक मुंबई, नासिक, कानपुर और उस्मानाबाद में छिपा रहा। 13 अप्रैल को झांसी में एसटीएफ को लोकेशन मिली। 13 अप्रैल को ही एसटीएफ ने असद को घेर लिया और 13 अप्रैल को दोपहर 1 बजे के करीब असद और गुलाम को एनकाउंटर में ठोक डाला। 48 दिन में 4000 किलोमीटर भागता रहा असद, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते रहे। आखिरकार असद का अंत झांसी में हो गया। इधर इस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हुए हैं, वहीं नई नई बातें भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि उमेशपाल हत्याकांड के बाद अपने बेटे असद अहमद को बचाने अतीक अहमद ने अपने 40 साल के साम्राज्य में जो कुछ कमाया था वह सारा का सारा दांव पर लगा दिया, अपनी सारी ताकत का जोर लगा दिया। बताया जा रहा है कि अतीक ने अपने बेटे असद को बचाने दिल्ली के बड़े नेता से लेकर मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालेम तक के लोगों की मदद ली। जब असद दिल्ली गया तो अतीक ने एक राजनेता को अपने बेटे के वास्ते रहने के लिए व्यवस्था करने को कहा। इस पर उस नेता ने असद का संगम विहार इलाके में रहने का इंतजाम करवाया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि वह सफेद बोस नेता आखिर है कौन, जिसका जल्द नाम सामने आने की उम्मीद है। अरे मामा, एक उड़ती उड़ती खबर आई है कि अतीक ने पूछताछ करने आए अधिकारी को ही धमका डाला। अतीक से पूछा गया, उमेशपाल हत्याकांड में तुम्हारा बेटा मारा गया, तुम्हें जानकारी है? इधर अतीक जवाब देता है, जिस अधिकारी ने मारा है, जिस पुलिस कर्मियों ने मारा है, बस छूटने दीजिए, बताता हूँ गद्दी क्या चीज होती है। अतीक का लहजा बता रहा है, अब वह बदले के लिए बेकरार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बाबा के सत्ता में रहते हुए अतीक जेल से छूट पाएगा? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।